है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? अगर इसमें दो चीज़ें, नंबर एक, ये दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हों। अगर आपके पास पहला मैट्रिक्स 2x2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 होना चाहिए। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2, इसकी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें 3 -1 सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप इसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स देती हैं। तो पहले कॉलम में क्या 3 -1, दूसरे कॉलम में क्या 5 -4, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद ये बन जाएगा 2, उसको आप सिंगल एलिमेंट के तौर पर लें, इसमें 2 कॉलम्स नहीं देते। तो ये है कि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। दूसरे नंबर पे अगर आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, पहले मैट्रिक्स में ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है वो है 2, दूसरे मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है वो है 3 -1, वो भी 2 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में सेम है। इसी तरह से पहले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो है 3, और इसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है वो भी 3 है। इसको हम कह रहे हैं कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच कर रहे हैं। तो 2 का इस मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 -1 है, ये आपस में इक्वल हो गए। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वो 3 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 वो भी सेम है। इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट एलिमेंट देखें 1 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 -4 है, वो दोनों सेम है। तो इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो मुतनाज़रा एलिमेंट्स आपस में सेम है। तो इस तरह के दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स आते हैं तो आपको चेक करना चाहिए नंबर 1 क्या ये आर्डर सेम है। वो चेक करने के बाद फिर आपने इनको एलिमेंट वाइज टैली करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर सेम है तो उनको आप इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, आप उनको ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे और ऐड करने का प्रोसेस क्या है? क्या आप हर 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली बात जो गौरतलब है वो ये कि 2 मैट्रिसेस अगर आपके पास ए और बी हैं तो आप उनको ऐड तब ही कर सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन क्या है कि 2 मैट्रिसेस जिनको ऐड करना है उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो फिर ऐड किए जा सकते हैं। इसके बाद ये देखना है कि उनको ऐड करना कैसे है। अगर 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं तो देन उनको ऐड करने का प्रोसेस ये है कि आपने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। इसको मैं कैसे आपको बताऊं। फर्ज कर लिया ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है बी। पहले ये देखें दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है क्या। ये पहला मैट्रिक्स ए है, इसकी रोज काउंट करो, ये है 3 1 2 3, और इसके कॉलम्स काउंट करें 1 2 3 4। यानी कि इसका मैं अगर ऑर्डर लिखूं तो 3x4 है, यानी कि 3 रोज 4 कॉलम्स। ये दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसकी रोज भी देखें तो वो भी 3 रोज हैं और कॉलम्स देखो वो भी 4 कॉलम्स हैं। जिसका ऑर्डर भी कितना हुआ 3x4। तो पहला स्टेप हो गया कि ए और बी ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर भी 3x4, इसका ऑर्डर भी 3x4। नेक्स्ट इनको ऐड करना कैसे है, तो ये देखें लिखा हुआ ए प्लस बी इक्वल टू, पहले नंबर पे आपने मैट्रिक्स ए लिखना है, ये जो ऊपर से सेम, फिर प्लस, ये जो सेंटर वाला प्लस है यहाँ पे आपने लिख दिया। इसके बाद बी मैट्रिक्स की जगह पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐड करने जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड ए प्लस बी सेम यहाँ पे ऐसे ही, ये इक्वल का साइन सेम आपने यहाँ पे लगा दिया। इक्वल के साइन लगाने के बाद ये जो आपने लिखा है इसमें क्या कर रहे हो कि ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हो। इसका पहला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का 1, इसमें क्या था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, इनको आपने ऐड करना है 1 + 2। इसके बाद आपने पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में से दूसरा एलिमेंट ले लिया 0 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1।
को ऐड कर दिया, 0 में प्लस -1 करें तो 0 -1 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिया -1 और यहाँ से 3 इनको ऐड किया, -1 + 3। इसके बाद नेक्स्ट अगला एलिमेंट है 2 और इसका सामने वाला एलिमेंट 1 है, 2 और 1 को आपने ऐड किया। तो ये दोनों की फर्स्ट रोज के कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड कर दिया। इसी तरह से देखें, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और इसके सामने एलिमेंट है 1, 3 + 1 करेंगे, ये आ गया। सेकंड रो के एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1 और 3, इनको ऐड कर दो, ये 1 + 3। नेक्स्ट आ गया 2 और -1, इनको ऐड किया, 2 और -1 को ऐड किया तो 2 -1 बनता है। इसी तरह से ये 5 और 4 को ऐड किया, बन गया 5 + 4। इसके बाद आप तीसरी रो पे पहुंच गए हैं। इसका पहला एलिमेंट 0, इसका पहला एलिमेंट 3, 0 3 को आपने ऐड कर दिया। इसके बाद इसका नेक्स्ट एलिमेंट है -2, इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 1, इनको आपने ऐड कर दिया, -1 और 2 को। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से है 1, इधर से 2, दोनों को आपने ऐड कर दिया, 1 + 2 आ गया। और लास्टली ये 6 और ये जो -1 है इनको आपने ऐड किया, ये बन गया 6 - 1। फर्दर क्या है कि इनको आपने ऐड माइनस कर लिया है, ये 1 + 2 होता है 3, 0 - 1 -1, -1 + 3 का आंसर ये 2 और इस तरह से ये 2 + 1 का आंसर 3। ये सारे एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए, 3 + 1 ये इक्वल हुआ 4 के। नेक्स्ट है जी 2 - 1, ये 1 के बराबर हुआ। 5 + 4 9 बन गया। 0 + 3 हो गया 3, -1 + -2 + 1 हो गया -1, 1 + 2 3, 6 - 1 5। तो ये आपके पास दो मैट्रिसेस की एडिशन आ गई। आपके पास दो मैट्रिसेस थे, ऐड कैसे करना है पहले देखना, उनका ऑर्डर सेम है और सेम होने के बाद आपने इनको ऐड करना है इस तरीके से कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आपने एक नया मैट्रिक्स बना लेना है। ये जो नया मैट्रिक्स आया A + B, ये अगेन इसका ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना कि A और B का ऑर्डर था। ओके, इसकी रोज और कॉलम उतने ही रहे जितने A और B के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे। ओके, अगर आपके पास ये गिवन मैट्रिक्स है, इसमें जो फर्स्ट रो है जो कि आपको नजर आ रही है 1 और 2, इसको अगर आप फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसको हम A⁻T से ज़ाहिर करेंगे और बोलेंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है। अगर आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि आप उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें और सिमिलरली कॉलम्स को रोज। जब आप रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स रोज में चेंज हो चुके होंगे। इस तरीके से जो नया मैट्रिक्स हासिल होता है जिसको A⁻T से ज़ाहिर करते हैं, ये हमें बताता है कि दिस इज ट्रांसपोज ऑफ A। तो गिवन मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज से मुराद AT होता है और उसमें रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। तो अगर आपके पास जो शुरू वाला मैट्रिक्स था A, उसका ऑर्डर था M × N, तो जो A ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर चेंज हो चुका होगा क्योंकि पहले मैट्रिक्स में जितनी रोज थी आप दूसरे मैट्रिक्स में उतने कॉलम्स बन चुके हैं और जितनी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स थे उतनी सेकंड मैट्रिक्स की रोज बन चुकी है। तो हुआ क्या कि ये अगर A का ऑर्डर है तो ये होगा
ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, यानी कि इसमें चेंज क्या आया कि जितनी रोज थी अब उतने कॉलम से, और जितनी कॉलम से उतनी रोज होगी। मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होता है, रोज कॉलम्स में, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाती हैं। अगर तो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था तो फिर क्योंकि उसमें एम और एन इक्वल होते हैं तो उसका ऑर्डर सेम रहता है। लेकिन अगर आपके पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर था तो अब उसका ऑर्डर चेंज हो चुका होगा, चूँकि रोज और कॉलम्स डिफरेंट होती हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको ये दो मैट्रिक्स गिवन हैं ए और बी, और आपने ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है। ये रिजल्ट हर मैट्रिक्स के लिए, हर दो मैट्रिक्स के लिए ट्रू है जिनको आप ऐड कर सकते हैं। तो उसने ये दो मैट्रिक्स दिए हैं एग्जांपल में, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। आपने ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करनी है। इसकी लेफ्ट साइड को अगर आप देखें, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज। देखो आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है पहले आपके पास वो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने यही किया कि हमने ए और बी को ऐड किया। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि इनको ऐड कैसे किया है, और ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया ना, ये क्या है, दिस इज ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या है, ये ए प्लस बी। दिस इज ए प्लस बी। अब लेफ्ट साइड को देखें, इसमें हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो अभी क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे, इस लेफ्ट साइड पे भी ट्रांसपोज ले लिया ए प्लस बी की होल पावर टी, और राइट साइड पर भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ये देखिए, आप ट्रांसपोज क्या करेगा, ये जो इसकी फर्स्ट रो है जिसमें हम 3 -1 2 1, ये रो से कॉलम में चेंज हो जाएंगे। ये 3 -1 2 3, जब आप इक्वल टू के बाद जब आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया तो ये फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम। 3 -1 2 3 बन गया 3 -1 2 3। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है जिसमें 4 4 1 9 है, ये अब इसको आपने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया 4 4 1 9। इसी तरह से इसकी जो थर्ड रो है जिसमें 3 -1 5 3 और 5 है, इसको आपने थर्ड कॉलम बना दिया 3 -1 3 5। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हमने ए प्लस बी कैलकुलेट किया और बाद में ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस बी की रोज को कॉलम्स में चेंज किया, तो ये आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखेंगे हमें जाना है राइट साइड पे। राइट साइड में हमें ऐड करना है किसको, ए ट्रांसपोज को, बी ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होने चाहिए, तो हम ये फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमने ए का ट्रांसपोज लिया है। कैसे लिया, ये ऊपर जो मैट्रिक्स था ये पिक किया है, इसकी दोनों साइड्स पे हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया है क्योंकि हमें 80 चाहिए था। तो ये हमने ए का ट्रांसपोज लिखा है, लेफ्ट साइड पे भी ट्रांसपोज लगा लिया, राइट साइड पे भी ट्रांसपोज लगा लिया। अब इक्वल टू के बाद क्या है कि इस मैट्रिक्स जिसमें 1 पहली रो में 1 0 -1 2 था, इसको हमने पहले कॉलम की शेप दे दी 1 0 -1 2। इसकी सेकंड रो को हमने बना दिया सेकंड कॉलम 3 1 5 3 1 2 5, सेकंड कॉलम बन गई। इस तरह से इसकी जो थर्ड रो है वो बन गई इसका थर्ड कॉलम, यानी कि 2 0 -2 1 6। ये अब आपको थर्ड कॉलम में नजर आएगा 0 -2 1 6। ठीक है, इसी तरह से आपने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे, ये ऊपर बी मैट्रिक्स दिया गया है, इसकी दोनों साइड्स पे आप ट्रांसपोज अप्लाई करें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये है। अब इक्वल टू के बाद जो नया मैट्रिक्स आया है उसमें क्या किया है कि इस मैट्रिक्स की पहली रो को पहला कॉलम बना दिया इसमें जाके, ये 2 -1 3 1, ये अब इसमें पहला कॉलम बन चुका। और ये जो इसकी पहली रो सेकंड रो है 1 3 -1 4, ये इसमें आपको बस कॉलम के तौर पे नजर आएगी। इसी तरह से इसकी थर्ड रो है, ये बन गई इसमें थर्ड कॉलम 3 1 2 -1। ये आपने निकाल लिया है बी का ट्रांसपोज। देखिए, ये है ए ट्रांसपोज, ये है बी ट्रांसपोज। अब आप देखेंगे राइट साइड में हमें कैलकुलेट करना था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब आप ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करने जा रहे हैं।
ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ये इसकी लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ये मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज है, प्लस का साइन है इसके बाद बी ट्रांसपोज है। अब आपने इनको ऐड कैसे करना है? ऐड उसी तरीके से करना है कि इन्हीं दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 ऐड हो गए। इस तरह से हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो गया और उसके बाद ये नया आंसर आया है। इनको ऐड माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स हासिल होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप देखें, आपने जो लेफ्ट साइड का आंसर निकाला हुआ था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो ये है, क्या है इसमें? देखिए 3 4 3 ये वाला मैट्रिक्स, और ये जो भी आपने इक्वेशन नंबर 2 में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाला है वो सेम है। देख लें आप, इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो सेम 3 4 3, इसमें भी 3 4 3। सेकेंड रो भी देख लें, इसमें है -1 4 -1, इसमें भी क्या है -1 4 -1। इस तरह से इसकी थर्ड रो और फोर्थ रो भी सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अगर इन दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 1 एंड 2 ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये रिजल्ट आपने ज़बानी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हर दो मैट्रिक्स के लिए जो ऐड हो सकते हैं इनके लिए हमेशा ट्रू होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि अगर था ना आपके पास एक मैट्रिक्स, लेट्स से कि ये मेरे पास, अब मैं अगर 4a फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा 4 और ये मैट्रिक्स 1 ये इक्वल किसके होगा? 4 को अंदर वाले दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 4 3 जार 12। तो ये जो काम मैंने किया है, मैंने एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर कौन सा था? 4। तो जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स होगा उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसको आप 3 2 1 किसी से भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये सुफिक्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ए आई जे, फर्स्ट की आई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और के एक स्केलर है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 दिया है, तो देन जब आप के का ए के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो उसको आप के ए से ज़ाहिर करेंगे, जैसे यहाँ पे के की जगह पे 4 है। और वो मैट्रिक्स कैसे हासिल होगा? मैट्रिक्स ऐसे हासिल होगा कि इस बाहर वाले के को अंदर वाले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखें के एक ऐसे आया, के अंदर चला गया और अंदर जाके इसके हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो गया। ये जो ए आई जे है आपको पता है कि ये इसके तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो के बाहर मल्टीप्लाई किया गया था वो अंदर वाले तमाम एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर चेंज नहीं होगा, वो एम क्रॉस एन ही होगा। जैसे ये देखें यहाँ पर ए मैट्रिक्स का आर्डर था, कॉलम मैट्रिक्स था, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी कॉलम मैट्रिक्स ही रहा, यानी कि इसकी 2 रोज और एक कॉलम ही रहे। इसके बाद सब्ट्रैक्शन है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सिंपल है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट्स से कि ए और बी, तो और दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम हो। तो देन आप ए माइनस बी करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? आपने ए मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड करना है, ठीक है, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर लें, देन उनको आपस में ऐड करें, तो आपके पास ये आ जाएगा ए माइनस बी। इसकी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, एक्सरसाइज में भी मौजूद है। तो सिंपल ये मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, और ये मैट्रिक्स बी ले लिया। चलें जी, इसके एलिमेंट्स को मैंने डिफरेंट करने के लिए ये लिख दिया।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, उसमें आपने इन दोनों के कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। देखो, इसके फर्स्ट एलिमेंट में से इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस करो, ये आ जाएगा 1 माइनस 1। आप ए मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट में से इसका सेकंड एलिमेंट माइनस करो तो ये आएगा 2 माइनस 2। नीचे आते हैं 3 माइनस 3, और देन 4 में से 2 को निकालें, 4 माइनस 2। तो ये आगे आप इसका आंसर लिख लेंगे, ये फर्दर किसके इक्वल आता है। वन माइनस 1 होता है 0, इसके बाद 2 माइनस 4 होता है -2, इसके बाद 3 माइनस 3 0, और 4 माइनस 2। इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। एग्जांपल आपने देख ली, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के आर्डर सेम हैं, तब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस आपके सामने है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है उसका आर्डर वही रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे ए और बी के आर्डर्स 2+2 थे, तो सब्ट्रैक्शन के बाद ए माइनस बी का आर्डर भी 2+2 ही रहा है। ये हो गया। इसके बाद आपको देखना है कि जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं। तो उसमें भी हमें ये ख्याल रखना है कि क्या दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ फर्स्ट के कॉलम्स इक्वल हो सेकंड की रोज के इक्वल। फर्स्ट का लिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, फर्स्ट का लिए इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी कि इसमें m रोज और n कॉलम्स हैं। सिमिलरली बी मैट्रिक्स आपने लेट कर लिया, फर्स्ट का लिया इसका ऑर्डर है n क्रॉस b। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं n और सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी n है। अगर इस तरह का केस होगा तो फिर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे ए बी, और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सी आई जे से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हासिल होंगे, ये इक्वल होंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स from the first row of corresponding elements of the rows of the first matrix and the columns of the second matrix। ठीक है, इसको न्यूमेरिकली हम करके देखते हैं। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस b। मतलब ये जो पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज सेम थी, इनको आप स्किप कर दें, शुरू वाला रह गया m और लास्ट वाला p, तो नया जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, और उसको हमने उसके एलिमेंट्स को हमने नया नाम दे दिया सी आई जे। तो यहाँ पे इसको करके देखते हैं, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये इस एग्जांपल में ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन हैं और आपने एक ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर बी कैलकुलेट करना है। इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले के कॉलम्स और दूसरी की रोज सेम है, तो आप देख सकते हैं पहले के कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स, दूसरे की रोज भी 3 है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, और ये इनका प्रोडक्ट फाइंड किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है जी, देखो आपने पकड़नी है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और करेंगे क्या कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 और 2n का प्रोडक्ट आ गया 4, इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को लेना है जो कि है -1, और उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, वहाँ पे फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट वो है -1, ये है 1, इनको मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -1, वो लिखना है। इसके बाद आपने फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को
इस वाले फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे है वो 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 0। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में क्या किया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पकड़ ली और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पकड़ लिया और उनको आपस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया और यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट 4 माइनस 1 प्लस 0 जो कि अगले स्टेप में जाके 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये लेना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट ही रहेगी और सेकंड मैट्रिक्स का आपने ले लिया सेकंड कॉलम। अब होगा ये कि जो मैंने सर्कल की है इसमें फर्स्ट रो इसमें सेकंड कॉलम। अब आपने यहाँ से रो का पहला एलिमेंट पकड़ना है, यहाँ से कॉलम का पहला एलिमेंट पकड़ना है। जो 2 और -1 है इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया आंसर -2, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली तो आपने रो में से सेकंड एलिमेंट पकड़ा, यहाँ से कॉलम का सेकंड एलिमेंट पकड़ा, इनको मल्टीप्लाई किया, -1 और 2 उसका प्रोडक्ट हो गया -2, ये यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से रो का थर्ड एलिमेंट पकड़ा, यहाँ से कॉलम का थर्ड एलिमेंट और इनको मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 0 होता है, ये यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, जब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो अगेन पकड़नी है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका अब आपने थर्ड कॉलम लेना है। सेम जो मैंने दोनों एक रो और एक कॉलम सेलेक्ट किया है, यहाँ से पहला एलिमेंट लेना है 2, यहाँ से पहला एलिमेंट लेना है 0 को मल्टीप्लाई करना है तो आ गया 0, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद आपने यहाँ से सेकंड एलिमेंट को पकड़ा, यहाँ से भी सेकंड एलिमेंट को, -1 और -3 का प्रोडक्ट 3 होता है, ये यहाँ पे आपने इनका प्रोडक्ट लिख दिया। फिर मैंने प्लस लगाते हैं, लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट में माइनस आ रही है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आपने इसका थर्ड एलिमेंट पकड़ा, यहाँ से भी थर्ड एलिमेंट पकड़ा, 0 × -2 0 होता है आप। तो यूँ आपने किया क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने फर्स्ट रो ली है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में आपने फर्स्ट कॉलम भी लिया, सेकंड कॉलम भी लिया, थर्ड कॉलम भी लिया। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आपने करना ये है कि पहले मैट्रिक्स की आप फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की लेनी है सेकंड रो। जब आप सेकंड रो लेंगे तो प्रोडक्ट में आप सेकंड रो पे आ जाएंगे और ये सेकंड रो ले ली फर्स्ट मैट्रिक्स की। अब आपने इसका सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, सेम यहाँ से फर्स्ट रो से ये जो रो है इससे पहला एलिमेंट पकड़ना है और यहाँ से कॉलम से पहला एलिमेंट पकड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेना है, ये आपके सामने 2 आ गया। तो प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद आपने यहाँ से सेकंड एलिमेंट पकड़ा, यहाँ से सेकंड एलिमेंट पकड़ा, इनको मल्टीप्लाई किया 2 × 1 तो इधर लिख लिया। इसी तरह से आपने यहाँ से थर्ड एलिमेंट पकड़ा, -3, यहाँ से -1 है तो -3 और -1 का प्रोडक्ट 3 होता है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अब आपने सेकंड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है मैट्रिक्स का। क्या करेंगे, रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया -1। तो आपने यहाँ से रो का दूसरा एलिमेंट पकड़ा, यहाँ से कॉलम का दूसरा एलिमेंट पकड़ा, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4, ये इधर आ गया। उसके बाद रो का थर्ड एलिमेंट आपने लिया, यहाँ से कॉलम का थर्ड एलिमेंट लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, -6 बन गया, ये लिख लिया। ठीक, अब आपने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो लिहाजा मैंने ये यहाँ से थर्ड कॉलम ले लिया। अब यहाँ से रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कि इससे ये रिजल्ट्स आए हैं 0, -6 और 6, 1 × 0 0, 2 × -3 -6 और -3 × 2 +6। ओके, अब आपने सेकंड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह से अब आपने थर्ड रो लेनी है, ये वाली,
और इसको भी आपने 1/1 फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, और अब आप चूँकि थर्ड रो ली है लिहाजा आप प्रोडक्ट में थर्ड रो पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 × 2 हो गया 2, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपने रो का सेकंड एलिमेंट पकड़ा 2, इसको आपने इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 2, आइए आपने यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से अब आपने रो का थर्ड एलिमेंट पकड़ा -2, इसको कॉलम के थर्ड एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब आपने इसी तरह से थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम ले लिया आपने। तो इसी तरह से अब आपने रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया एलिमेंट्स। और लास्टली आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, उनके फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, तो ये आ गया। इनको फर्दर जब आप ऐड करेंगे 4 - 1 ये 3 के इक्वल हुआ। इस तरह से ये जो है -2 प्लस ये -4 के इक्वल आ गया। और देन ये सारे एलिमेंट्स आपने ऐड किए हैं, तो ये हमें मिल गया ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो ये मैंने आपको करके दिखाया। अब चूंकि हमारे एग्जाम्पल में ये था कि कंप्यूट ए स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर तो आ गया, ये मैट्रिक्स है। अब आपने इसको बी से फर्दर मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर बी में क्या होगा, ये पहले में जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर है, ऊपर से उठाया मैंने, बाद में बी मैट्रिक्स लिखना है। बी कहाँ से आया, ये फॉर एग्जांपल में गिवन है बी। तो अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह से अभी आपको ये सिखाया सारा, इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी कि आप पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे, उस रो को तो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जो मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखे हैं वो ये एलिमेंट्स वो हैं जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। ठीक है, जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स के सम आएंगे, और ये सारे इसी तरीके से इनको आपने ऐड कर लिया और ये आपने रिजल्ट निकाल लिया ए स्क्वायर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये सादा सी चीज़ है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट कर लिए ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सहूलत के लिए इसको हमने 2x2 लिया है। इसकी फर्स्ट रो में ए बी है, इसकी सेकंड रो में सी डी है, इसके फर्स्ट कॉलम में ए सी है, सेकंड कॉलम में बी डी है। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो इसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से ए मार्ड से ज़ाहिर करते हैं, और ए मार्ड के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे मार्ड देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो स्ट्रेटन कर दी गई हैं, सीधी कर दी गई हैं। और डिटर्मिनेंट कैसे होता है कि आप जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें ए और डी। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, और माइनस का साइन लगाने के बाद आपने जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि सी और बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये सादा सा है कि 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यूँ कैलकुलेट होता है। पास का ऐसे होता है, लेट्स से कि मेरे पास अगर एक इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, ये ए मार्ट से सुधार किया इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे जो लाइंस हैं उनको स्ट्रेट करना है।
क्या करेंगे, इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 होता है 4, माइनस 3 इंटू 2 होता है 6, और इसका आंसर आ गया -2। तो ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। तो अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट इजीली फाइंड हो सकता है। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा तो हम 3.3 एक्सरसाइज में उसका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है वो सीखेंगे। ओके, इसके बाद है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपने जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड किया तो बाज़ का इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 भी आ सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा, एक मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना आए तो आप इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से क्या मुराद है ये बताना। देखिए, आपके पास अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, लेट्स से कि ए बी सी डी, तो इसके एडजॉइंट को आप इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, ए डी जे ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। और वो कैसे फाइंड होता है, ये देखें, इसमें करना ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे कि ए और डी हैं, इनको इंटरचेंज कर देना है। ए डी की जगह पे आ जाएगा, डी ए की जगह पे आ जाएगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की आपने जगह इंटरचेंज कर दी है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे कि सी और बी है, इनके आपने साइंस चेंज कर दिया। तो ये सी से माइनस सी हो गया, बी से माइनस बी हो गया। तो ये सादा सा तरीका है, आप इसका डिजाइन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जाऊँ, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो कैसे आएगा, इसमें मैंने डायगोनल्स की जगह चेंज करनी है, डायगोनल्स को इंटरचेंज करना है। देखिए 1 की जगह पे आ गया 4, 4 की जगह पे आ गया 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइंस चेंज करने हैं। तो 3 से हो गया -3, 2 से हो गया -2, तो इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स का डिजाइन फाइंड। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ये फार्मूला लिखा हुआ है। ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा, आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। जैसे आपने ऊपर मैट्रिक्स में देख लिया कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आता है और एडजॉइंट कैसे आता है। अब करना ये है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको आप क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो लेट्स से कि मैंने ऊपर जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड किए हुए हैं उनकी मदद से मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। किया जी एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। नीचे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना है, वो क्या है -2, वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। और ज़ाहिर सी बात है कि इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट आया हुआ है, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि जिसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स कहा हुआ है, तो जब भी ओवर में 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स तब फाइंड होगा जब ए नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अब इसी चीज़ को यहाँ पे करके भी दिखाया गया है। एक एग्जांपल है जिसमें ये मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है और ये चीज़ भी प्रूव करनी है। ठीक है, तो आइए इसको दोनों स्टेप्स में करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी सीख लिया है कि इन्वर्स का फार्मूला ये है, एडजॉइंट ऑफ ए व डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप ए का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और ए का एडजॉइंट। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर इसका एडजॉइंट भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ए का इन्वर्स आ नहीं सकता। हम वहीं पे लिख देंगे कि सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो ए डिटर्मिनेंट, सो ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखें, ये मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट दिया जा रहा है, दोनों साइड्स पे लाइन स्ट्रेट कर ली गई है। अब आपने इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 5, -3 × 1 3, 5 - 3 2 के इक्वल है। ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉइंट हो सकता है। अब आपने इसका एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट कैसे लिखा, ये गिवन मैट्रिक्स में जो 5 और 1 थे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दी है
और जो नॉन डायगोनल थे 1 और 3 इनके साइंस चेंज कर दिए हैं, तो ये एक एडजेंट आ गया। अब आपने ए का इन्वर्स कैसे निकाला फार्मूले से, ऊपर एडजेंट ऑफ ए, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए जो आपने निकाला है वो लिखा है, नीचे डिटरमिनेंट जो निकाला वो लिखा है। अब ये क्या किया गया है, ये जो 2 है इसने इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट से डिवाइड होना है। तो 1 के नीचे 2 लिखा तो ये बन गया 1/2, -3 से डिवाइड हुआ तो ये बन गया -3/2। इस तरह से -1/2, 5/2, ये आपका ए इनवर्स आ गया। इसके बाद उसने ये मज़ीद लिखा है कि साबित करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ये हमें करना ये होगा, पहले ये फाइंड करते हैं, इसमें ए को और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले ए लिखना है, बाद में ए इनवर्स लिखना है। तो ये देखिए ये फाइंड किया जा रहा है ए इंटू ए इनवर्स। पहले ये मैट्रिक्स आ गया ए, ये आ गया ए इनवर्स। अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वही रूल के पहले के कॉलम्स देखें वो 2 हैं, दूसरे की रोज देखें वो भी 2 हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने सीखा, क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट रो पकड़नी है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम पकड़ना है। तो रोज के एलिमेंट्स को कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से। तो 5 इंटू 1/2 हो गया 5/2, फिर 3 इंटू -1/2 किया तो ये -3/2 बन गया। ठीक, अब आपने इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से 5 लिया जाएगा और इसको -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -15/2। प्लस का साइन आया तो आपने इस यहाँ से सेकंड एलिमेंट लेना है, इधर से भी सेकंड एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 15/2। तो +15/2 -15/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह से आपने ये सेकंड रो पकड़नी है, यहाँ से फर्स्ट कॉलम पकड़ना है। तो यहाँ से पहला एलिमेंट ए के, यहाँ से पहला एलिमेंट ए के, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 1/2। और फिर ये प्लस माइनस माइनस दूसरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किए गए, और इसी तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये भी प्लस और माइनस का इनमें फ़र्क है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो है इसका आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये 0 बन जाएगा, सॉरी 1 बन जाएगा। तो ये यहाँ से पता चला कि ये ए इंटू ए इनवर्स इसके इक्वल आ रहा है। सिमिलरली आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, सेम इसी लाइन्स पे आपने ये इक्वल लेके आना है। तो आपको ये नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कि दोनों के रिजल्ट सेम है, ये प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से मुराद ये है कि आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस अगर मौजूद हों तो आप उसमें से जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 5 में आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो आपने इसमें से x1 और x2 को फाइंड करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, दीगर मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के हवाले से हमने इसको मैट्रिसेस की टेक्निक से x1 और x2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स वाली टेक्निक यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। ये ऊपर वाले सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया गया है। इसमें आप देखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स, इसके बाद ये कॉलम मैट्रिक्स है और राइट साइड पे भी कॉलम मैट्रिक्स है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इसमें जो 3 - 1 लिखे हुए हैं ये दरअसल पहली इक्वेशन में x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे x1 का कोएफिशिएंट 3 है, x2 का कोएफिशिएंट -1। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में x1 और x2 का कोएफिशिएंट 1 1 ईच है। तो सेकंड रो में ये x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स में x1 और x2 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू के बाद ये राइट साइड पर कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें हमने ये वाली वैल्यू जो राइट साइड पे लिखी हुई हैं वो पुट की हुई है। अच्छा, इसको अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से ये इक्वेशंस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल सकती हैं। इट मीन्स कि ये चीज़ ऊपर वाली इक्वेशंस और इनको इस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ये आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसमें ये जो कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2, इसका नाम हमने x रख दिया है। ये जो शुरू वाला मैट्रिक्स है इसका नाम हमने a रख दिया है। इक्वल्स टू के बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम हमने मैट्रिक्स p रख दिया है। तो चूँकि कैपिटल X में हमारी वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं जिनको हमने फाइंड करना है x1 और x2, तो लिहाजा हमें इस इक्वेशन में से x कैपिटल फाइंड करना है।
तो कैपिटल एक्स फाइंड करना है तो हम ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स बन गया, ए इनवर्स इंटू बी, ये क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये है कि अगर आपने x1 x2 फाइंड करने हैं, इसके लिए आपको कैपिटल एक्स फाइंड करना है, और कैपिटल एक्स फाइंड करने के लिए आपने ए इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ए इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो चूँकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है, तो हम ए इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, ये बी है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए की दोनों साइड्स पे लाइन से स्ट्रेट करेंगे। देन ये इसका डिटर्मिनेंट लिखा है, डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 और 1 उनको मल्टीप्लाई करके पहली ब्रैकेट में लिख दिया, फिर माइनस फार्मूले का है। इसके बाद जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे 1 और -1 इनको मल्टीप्लाई करके हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 + 1 4 टेबल आ जाएगा। ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि गिवन मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए तब उसका इन्वर्स फाइंड होता है, क्योंकि इन्वर्स के फार्मूले में ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ए डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ओके जी, इसके बाद हमने ए मैट्रिक्स से एडजेंट ऑफ ए निकाला। ये निकालने का तरीका भी आपको पता है कि ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह इंटरचेंज कर देनी है, जैसे कि 3 और 1 इनको आपने इंटरचेंज कर दिया। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए के अंदर उनके साइंस चेंज किए हैं, तो इसके नतीजे में हमें ये एडजेंट ऑफ ए मिल गया। अब ए इनवर्स का लिखा फार्मूला एडजेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऊपर आपने एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी है, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये 4 को अंदर वाले नंबरों से डिवाइड नहीं किया, बल्कि 1/4 को ऐसे साइड पे लिख दिया है। तो इसके बाद ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने ये इनवर्स की वैल्यू इस ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है, तो ये इसमें हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैपिटल एक्स की जगह पे x1 x2 मैट्रिक्स आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड की वो है, ये कॉलम मैट्रिक्स बी है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 बाहर ही रहेगा। ये जो फर्स्ट रो है जिसमें 1 और 1 है, इसको आपने इस कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 1 × 1 1 प्लस 1 × 3, ये बन गया 3, ये दोनों वाली वैल्यूज नीचे आ गए हैं। अब आपने सेकंड रो को जिसमें -1 और 3 है, इसको आपने 1 और 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये -1 × 1 हो गया, -1 प्लस 3 × 3 9, तो ये 1 और 3 4 बन गए हैं, -9 और -1 8 होते हैं। अब यहाँ पे जो 4 है ऊपर में है, इसने अंदर वाले दोनों नंबरों से डिवाइड होना है। 4 / 4 1 के इक्वल आ गया, 8 / 4 2 के इक्वल आ गया। तो ये जो पहली वैल्यू x1 इसके सामने जो लिखी हुई है, ये x1 की वैल्यू है, दूसरी x2 की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने x1 और x2 की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, यानी कि इस ऊपर वाले सिस्टम का सोल्यूशन निकाल लिया। सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट में भी हमें एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया गया है, इसमें से भी हमने x1 और x2 को फाइंड करना है। सेम इसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस मैट्रिक्स में पहली रो में फर्स्ट इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं x1 और x2 के वो लिखे हैं, दूसरी रो में जो सेकंड इक्वेशन में x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखे हैं। ये उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स बन गया। राइट साइड पे ये 4 और 2 जो राइट वाली वैल्यूज हैं वो लिख दी गई हैं। अब उसी तरह से इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दे दिया, ये x का नाम और b का नाम। अब चूँकि हमें x1 और x2 फाइंड करने, ये दोनों वैल्यूज़ कैपिटल X में मौजूद हैं, कैपिटल X इक्वल आ गया इनवर्स b के। अब सेम हमें ए इनवर्स की ज़रूरत है, ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो जब ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला गया, इसके दोनों साइड्स पे लाइन्स को स्ट्रेट किया, देन आपने इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 1 × 4 4 बन गया, -2 4 = 0। अब डिटर्मिनेंट आ चुका है 0, जिसका मतलब ये है कि गिवन मैट्रिक्स ए सिंगुलर है। तो जब गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो इस केस में ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। तो जब ए इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो सकता तो देन आप इसको इस इक्वेशन में पुट भी नहीं कर सकते। मसला ये है कि ये इसका सलूशन यहीं पे रुक गया। इसका मतलब ये हम समझेंगे कि इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कोई सलूशन नहीं आता। तो ये था कि इस वाले सिस्टम में जो सिस्टम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था वो चूँकि सिंगुलर है, लिहाजा इसका सलूशन फाइंड नहीं हुआ।